हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। साउंड चैप्टर जो आपके सिलेबस का पार्ट था, थ्योरी हमने पढ़ ली है। इसके एमसीक्यू देख रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू हैं, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव आर। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, ऑल ऑफ द अबव। आवृत्ति, आयाम, वेग, उपरोक्त सभी। तो ध्वनि तरंग के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ध्वनि तरंग के अभिलक्षण तीनों ही होते हैं। फ्रीक्वेंसी भी होता है, एम्पलीट्यूड भी होता है, वेलोसिटी भी होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, सत्य कथन को पहचानना है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। क्या सॉलिड के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होती है साउंड की, फिर लिक्विड होती है, फिर गैस का नंबर आता है, या पहले सॉलिड फिर गैस फिर लिक्विड होता है, या लिक्विड में सबसे ज्यादा होती है, गैस में उससे कम होती है, सॉलिड में सबसे कम होती है, या सॉलिड में कम होगी, लिक्विड में ज्यादा होगी, गैस में ज्यादा होगी? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर किस में होगा? गैस में होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ए होगा। क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता की निर्भरता के बारे में असत्य कथन है। ध्वनि की प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता किस बात पर निर्भर करती है? क्या ध्वनि की प्रबलता जो है वो ऊर्जा के समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है, आयाम की वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है, या दूरी के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है प्रबलता? कौन सा असत्य कथन पूछ रहा है? लाउडनेस प्रोपोर्शनल एनर्जी, लाउडनेस प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, लाउडनेस प्रोपोर्शनल एयर स्क्वायर, और लाउडनेस प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। याद कर, डिस्टेंस बढ़ेगी तो प्रबलता बढ़ेगी नहीं, प्रबलता तो घटेगी। तो जस्ट असत्य कथन पूछ रहा है। राइट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि के वेग के अनुसार घटता हुआ क्रम सही है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो मैंने आपको बताया था, ध्वनि का वेग बताओ किसमें सबसे ज्यादा होता है? मैक्सिमम होता है एल्यूमिनियम में, फिर आता है निकिल में, फिर आता है स्टील के अंदर, फिर आता है लोहे के अंदर, फिर आता है पीतल के अंदर। तो ऑप्शन हमारा जो इसमें राइट हो रहा है वो कौन सा है? तो वो सबसे ज्यादा पीतल में तो होता ही नहीं है, स्टील में नहीं होता, निकल में होता है, लेकिन निकल से ज्यादा एल्यूमिनियम में होता है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, आयरन, और फिर क्या हो जाएगा? ब्रास। आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न आता है, ध्वनि के वेग के अनुसार घटता हुआ क्रम सही है। घटता हुआ क्रम याद रखना है, ध्वनि की चाल का घटता हुआ क्रम अपन को याद रखना है। कौन सा सही है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। क्या सी वाटर समुद्र जल में 1531 होता है? बिल्कुल सही है। डिस्टिल वाटर के अंदर, आंसू जल के अंदर 1498 होता है। हाइड्रोजन में 1284 होता है। पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। हीलियम में 1965 होता है। एयर में 346 होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बताया था। ऑक्सीजन में 316 होता है। दूसरा भी हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों सही है। ए तथा बी दोनों सही है। 5 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आता है, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हैं। पराश्रव्य तरंगों का यूज कहां होता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी, डेस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स इन मिल्क, दूध में उपस्थित कीटाणु को नष्ट करने में, सोनार में। बिल्कुल सभी में किया जाता है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सभी के अंदर किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटनाएं घटित नहीं होती हैं? एक तो हमारी लाइट वेव्स होती हैं, प्रकाश तरंगे होती हैं, एक होती हैं साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। लाइट वेव, साउंड वेव दोनों में रिफ्लेक्शन भी होता है,
रिफ्रैक्शन भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन याद रखना पोलराइजेशन नहीं होता है। पोलराइजेशन जो होता है ना वो लाइट में होगा। किस में होगा? याद रखना लाइट में होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, बाकी साउंड के अंदर ध्रुवण की घटना नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगा? 7 का डी। अगला प्रश्न है, बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है क्या कहलाता है? बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है क्या कहलाता है? तो रिवर्बरेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिवर्बरेशन कहलाता है। इसको अनुरणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अनुरणन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? अनुरणन के नाम से जानते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना पहाड़ों पर हालो 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 हालो, तो पीछे थोड़ी थोड़ी ध्वनि सुनाई देती है। ये क्या है? ये है अनुरणन, जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की निर्भरता होती है। ध्वनि किस बात पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर? बिल्कुल टेम्परेचर पर भी करती है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी पर भी करता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसीलिए बारिश के दिनों में शुष्क दिनों की अपेक्षा क्या होता है? ध्वनि की चाल क्या होती है? तेज होती है। इसलिए बारिश के दिनों में शुष्क दिनों की अपेक्षा रेलगाड़ी का हॉर्न, घंटे की आवाज लंबी दूरी तक सुनाई देती है। वायु की दिशा पर भी डिपेंड करता है। अगर ध्वनि स्रोत और वायु की दिशा, डायरेक्शन ऑफ एयर एंड डायरेक्शन ऑफ सोर्स दोनों सेम है तो दिशा क्या हो, उसकी गति क्या होगी, उसकी चाल जो होगी, स्पीड ध्वनि की बढ़ जाती है। और जो अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी होगा, सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आता है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है? तो अभी मैंने बताया था आपको 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। कितनी बढ़ेगी? 0.61 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति उच्चतम होती है? किस माध्यम में साउंड की स्पीड मैक्सिमम होगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स इज द स्पीड ऑफ साउंड इज द हाईएस्ट? एयर, मेटल रॉड, वाटर, वैक्यूम। तो याद रखना, जो मेटल रॉड होती है जिसको आप स्टील कहते हैं, इस्पात कहते हैं, इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। 11 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स जो होती हैं, साउंड वेव्स के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या निर्वात में चल सकती हैं? क्या नहीं चल सकती? केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं? क्या नहीं? केवल गैस माध्यम में चल सकती हैं? क्या नहीं? ठोस गैस दोनों में चल सकती हैं? बिल्कुल सही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी होगा। ध्वनि तरंगों का निर्वात में संचरण नहीं होता है, इसीलिए अंतरिक्ष में 2 यात्री एक दूसरे की वार्तालाप नहीं सुन सकते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष में सुन नहीं सकते क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, बिना वायु के ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आंसर हमारा क्या होगा? 12 का डी होगा। अगला प्रश्न आता है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव होती हैं। साउंड वेव्स produced in a gas are always longitudinal, transverse, stationary, electromagnetic waves। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव कैसी होती हैं? तो गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगे हैं वो ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। या अपना अनुप्रस्थ की बात करें तो कौन सी तरंगे आती हैं? प्रकाश तरंगे आती हैं, जिनको लाइट वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लाइट वेव्स बोलते हैं। तो अनुदैर्ध्य इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? अनुदैर्ध्य होगा, लॉन्गिट्यूडिनल होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा? तारत पुरुषों की ध्वनि, शेर का दहाड़, मच्छर की भिनभिनाहट। मच्छर की दहाड़ का तारत्व यार ज्यादा होता है। पुरुषों में तारत्व का मान कम होता है, इसीलिए ध्वनि मोटी होती है। शेर की दहाड़ में तारत्व कम होता है, इसलिए दहाड़ तेज होती है। लेकिन मच्छर की जो भिनभिनाहट है उसका तारत्व अधिक होगा, इसीलिए वो ध्वनि थोड़ी बारीक होती है, पतली होती है। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब 2 लोग आपस में बात करते हैं ना तो क्या 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 100 डेसिबल? तो जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी? 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आता है, कितने डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर
मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। अगर कोई व्यक्ति 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि में पर डे 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि में पर डे 10 घंटे रहे तो व्यक्ति बहरा भी हो सकता है। इसीलिए हमारे कान की WHO के अनुसार औसतन जो श्रव्य क्षमता है वो 45 डेसिबल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है ना, वो हमारे लिए सफिशिएंट मानी जाती है। तो याद रखना 80 डेसिबल की ध्वनि होती है ये हमारे कानों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया है? हाउ मेनी डेसिबल्स हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेट एट द सेफ नॉइज लेवल फॉर ए सोसाइटी? लगभग हम ये कह सकते हैं 45 डेसिबल की ध्वनि है ना, उसको मानक स्तर तय किया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, आपके ही पूछा जा सकता है। ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे? इको साउंड सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होना जरूरी है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द इको टू बी अर्ली हियर्ड? तो मैंने बताया था लगभग परावर्तक सतह और श्रोता के जो मध्य की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर या 17 मीटर लगभग होना जरूरी है, तभी इको साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए, वायु के दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकंड। इफ द एयर प्रेशर इज डबल्ड द स्पीड ऑफ साउंड विल बी। कितना हो जाएगा? तो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि ध्वनि की चाल पर, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर चाहे दोगुना करो, 4 गुना करो, आधा करो, ध्वनि की स्पीड जितनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो यहाँ 332 है तो कितनी रहने वाली है? 332 ही रहेगी, क्योंकि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता और तारत्व के लिए सही कथन है। प्रबलता और तारत्व के लिए सही कथन क्या है? क्या तारत्व प्रबलता अधिक है, तारत्व अधिक है? प्रबलता अधिक, तारत्व कम है? प्रबलता कम, तारत्व कम है? या प्रबलता कम, तारत्व अधिक है? शेर की दहाड़, तो शेर की दहाड़ में हमेशा जब प्रबलता अधिक होती है तो तारत्व कम होता है। पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है क्योंकि तारत्व का मान क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? तारत्व का मान कम होता है। तो प्रबलता क्या होगी? अधिक होगी। और तारत्व का मान क्या होगा? अधिक होगा। हाई लाउडनेस, लो पिच। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी? प्रति सेकंड 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 50 दूनी 100 हर्ट्ज। सिंपल प्रश्न, आंसर क्या जाएगा? 100 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? आ चुका है एग्जाम में। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं, वेल का यूज करते हैं, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो एक सोन भी इकाई होती है, उस सोन का इकाई भी यूज भी किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 22 का आंसर होगा बी। 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी होगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता सीमा होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है रखना? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। इतने हर्ट्ज की आवृत्ति को हमारे कान सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को हमारे कान सुन सकते हैं। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? 23 का डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? न्यूनतम होने की आवृत्ति, आवृत्ति किसकी कम होती है? तो आवृत्ति हमेशा महिलाओं की आवाज पतली होती है, बारीक होती है, क्योंकि इनमें आवृत्ति ज्यादा होती है। तो औरत, लड़की, इनकी तो आवृत्ति होगी। पुरुष और लड़के में से अपन बात करें तो लड़के की कहीं ना कहीं जब कम उम्र होगी तो उसकी ध्वनि थोड़ी बारीक होती है, और पुरुष जो होगी उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, इसीलिए इनकी ध्वनि मोटी होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पराध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि में न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए विशिष्ट पराध्वनि सुनने के लिए। मूल ध्वनि यानी जो मेन साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनमें न्यूनतम समय कितना होना चाहिए? 0.01 सेकंड, 0.1 सेकंड, 1 सेकंड, 10 सेकंड। तो कितना अंतराल होना चाहिए? 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होता है। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि नम हवा में शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है, कम दबाव होता है, अधिक घनत्व होता है या अधिक दबाव होता है। तो नम हवा में या इतना घनत्व जो होगा ना वो शुष्क हवा की तुलना में क्या होगा? बताओ क्या होगा? अधिक होगा या कम होगा? बारिश के दिनों में रेलगाड़ी का हॉर्न बहुत लंबी दूरी तक सुनाई देता है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है कि शुष्क हवा की तुलना में नम हवा में घनत्व क्या होगा? कम होगा। लोअर डेंसिटी देन ड्राई एयर। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? क्या आयाम, एम्पलीट्यूड, तीव्रता, फ्रीक्वेंसी, तारत, पिच, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्मित की जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो आयाम के द्वारा होती है। ध्वनि की तीव्रता मेनली किस पर डिपेंड करती है? आयाम पर डिपेंड करती है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयुक्त की जाने वाली तरंगे कौन सी हैं? टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे उपयोग में आती हैं? तो टीवी रिमोट कंट्रोल में बताओ कौन सी तरंगे आती हैं? टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट या एक्सरे या गामा रे, कौन सी किरणों का उपयोग टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल में अपना इंफ्रारेड का यूज करते हैं, अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो परासरप तरंगों के उपयोग में लिखवाया था। समुद्र में डूबी हुई, गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज किया जाता है। अगला एक प्रश्न आता है, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी जो होता है उस पर क्या चमकाता है? एक पुलिस अधिकारी क्या चमकाता है? तो आप देखते हो जब अपन स्पीड में कार चलाते हैं तो कई बार गाड़ियां खड़ी रहती हैं रास्ते के अंदर, सॉरी ट्रेन चलती रहती है पर उस पर सड़क पर गाड़ियां, तो पुलिस वाले कई बार रोक लेते हैं कि आपकी स्पीड तेज थी। क्यों रोकते हैं? वो कौन सी तरंग छोड़ते हैं इससे पता चल जाता है गाड़ी ओवर स्पीड है? तो वो है माइक्रोवेव्स, या इनको कहा जाता है सूक्ष्म तरंगे। क्या बोलते हैं इनको? सूक्ष्म तरंगे कहा जाता है। अगला एक क्वेश्चन आया है, ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना 2026 के लिए। 2026 के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नया टॉपिक जुड़ा हुआ है आपके ये साउंड वाला, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है ध्वनि वाला, साउंड वाला, याद रखना। और ध्वनि में कि दो एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है। 2 किलो हर्ट्ज को पहले तो हर्ट्ज में बदलना है, तो आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं? 2000 हर्ट्ज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2000 हर्ट्ज लिख सकते हैं। इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? 0.35 मीटर। पहले तो आपको किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हम जानते हैं तरंग वेव बराबर v बराबर होता है तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। बताओ तरंग दैर्ध्य कितनी है? तरंग दैर्ध्य होती है 0.35, आवृत्ति कितनी है? 2000। 35 दूनी 70, पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 700 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये तो आई है, अभी तो बी आया है, तरंग वेव आई है अभी। तरंग को 8.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
यहाँ डिस्टेंस कितनी है 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने से गुना करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर स्पीड कितनी आई है बताओ, 700 आई है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 को 10 से गुना करोगे 150 आएगा, 1 जीरो लगाओगे तो 15 आएगा। 7 7 का भाग लगाओगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 2.1 सेकंड का समय आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2.1 सेकंड होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, उसकी प्रतिध्वनि इको साउंड 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर सेकंड है तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी। इसमें एक ऑप्शन गलत है, ये 346 आएगा। कितना आएगा, ये 346 आएगा, याद रखना। देखो इसको क्वेश्चन करते हैं एक बार अपन। सबसे पहले ध्वनि की चाल बी कितना दे रखा है, 346 मीटर सेकंड इनवर्स दे रखी है। प्रतिध्वनि सुनने में लगा हुआ समय कितना है, टी बराबर 2 सेकंड का समय लगा है। कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड का समय लग रहा है। इसके अलावा अपन बात करें तो ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, बी इंटू टी। बी कितना है 346, टी कितना है 2। 346 को 2 से गुना करोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 2 6 12, 1 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 3 6। ये कितना आ जाएगा, दूरी कितनी आ गई हमारी टोटल 692 मीटर दूरी तय की। कितनी दूरी तय की, 692 मीटर। अब प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक तरफ की दूरी पूछ रहा है, चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी क्या होगा, तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी निकालने के लिए 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 6 12, लगभग कितनी आएगी, 346 मीटर आएगा आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है, याद रखना ये 346 है। कितनी है ये, 346 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आंसर की आपको दे रखी है लास्ट में। तो ये हमारे साउंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैप्टर तो हमने पढ़ लिया था, थ्योरी हमारी हो गई थी, और थ्योरी के साथ साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हमने देख लिए हैं, जिससे आपको आइडिया भी लग गया। कुछ चीजें वहां जो नहीं बताई, इसे क्वेश्चन ये नहीं बताए थे 2 एनसीईआरटी के, तो ये अपन ने क्वेश्चन में शामिल कर लिए हैं ताकि आपसे गलती नहीं हो। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने साउंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बच्चे वो चैप्टर हैं, चलिए उनके भी अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।